Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 13th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है अबाउट द यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा. विल टॉक अबाउट इट. Followed by Spain's only yes is yes bill. Then we'll also talk about SEBI's concern अराउंड द क्रिप्टो एसेट्स. तो ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ. वेल, दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था. इट वॉज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा. सो रिसेंटली इस आर्टिकल में ये हाईलाइट किया गया दैट राज्यसभा बेसिकली और विल हैव अ sobering effect on the decisions of lower house. लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, इसके डिसीजंस के ऊपर राज्यसभा का एक सोबरिंग इफेक्ट रहता है. इस आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं. एक बैकग्राउंड दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राज्यसभा के फॉर्मेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव स्टेट किए गए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ राज्यसभा. देन विल चेक आउट सम ऑफ द बेसिस रिलेटेड टू राज्यसभा, कितनी स्ट्रेंथ होती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, स्पेशल पावर्स क्या है राज्यसभा के पास. एंड लास्टली जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है, हम वो आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे दैट आर इन द फेवर ऑफ राज्यसभा एंड वी ऑल्सो स्टडी दोज आर्टिकल्स दैट आर अगेंस्ट द राज्यसभा. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नीड की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी एक्सटेंसिव डिबेट चली थी दैट व्हाट कुड बी द यूटिलिटी ऑफ द सेकंड चैम्बर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में सेकंड चैम्बर की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, इसे लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी डिबेट हुई. एंड अल्टीमेटली डिसाइड किया गया दैट हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा यहाँ पे भी एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर चलेगा. ना बाय कैमरल लेजिस्लेशन मतलब ये दोनों हाउसेज हमारे पास रहेंगे. एंड बिकॉज जो फेडरल सिस्टम था इसे कंसिडर किया गया दैट दिस इज़ द मोस्ट फिजिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर सच अ वास्ट कंट्री विद इमेंस डाइवर्सिटीज़. इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में. उन डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए एक फेडरल सिस्टम हमें बनाकर चलना होगा. एंड इस फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें सेकेंड हाउस होगा, राज्यसभा होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट है. अब आप देखें, एक जो सिंगल हाउस है जैसे कि लोकसभा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है एंड दिस इज़ अ सिंगल डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. एंड दिस वाज कंसिडर्ड कि एक अकेला हाउस इनएडिक्वेट होगा टू मीट द नीड ऑफ द इंटायर कंट्री. कंट्री में जितने तो चैलेंजेस आने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस उतना एडिक्वेट नहीं होगा. देयरफॉर हमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत है, राज्यसभा की ज़रूरत है, जिसकी कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मेथड ऑफ इलेक्शन डिफरेंट है. लेकिन एक सेकंड चैम्बर बनाने की वजह से एक तो हमारा ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम जो है, ये फिजिबली यहाँ पे हमारे पास आ पाएगा. और साथ ही में जो एक सेकंड चैम्बर आते ही जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो न्यू नीड्स हैं, जो न्यू चैलेंजेस हैं, वो हम यहाँ पे पूरा कर पाएंगे. इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उन्हें बनाया गया, जिसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है दिन दी लोकसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन भी डिफरेंट है. और अगर हम इससे भी पीछे जाएं और हम राज्यसभा का ओरिजिन देखें तो ये जो सेकंड चैम्बर का जो ओरिजिन है यू कैन ट्रेस इट टू 1918 में जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, आप इसे वहाँ पे ट्रेस बैक कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में काउंसिल ऑफ स्टेट का जो प्रोविज़न था वो दिया गया. क्रिएटेड दिस काउंसिल ऑफ स्टेट एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द देन लेजिस्लेचर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद आता है, इसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट्स की क्रिएशन का प्रोविज़न दिया जाता है. एंड इसमें रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी रखी जाती है. And this actually came into existence in 1921. काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम राज्यसभा बोल सकते हैं. ये नॉमेनक्लेचर जो है वो अनाउंस किया गया बाय द चेयर इन द हाउस ऑफ 23 अगस्त 1954 और चेयर ने खुद अपने जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे वो भी अनाउंस किए.
नाउ यहाँ पे आप ये पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा. सो वी हैव आर्टिकल 80 इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू विच राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज केप्ट एज 250. 250 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, जिसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड बचे जो 238 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट्स और यूटीज़ के होंगे. तो 250 में से 12 नॉमिनेटेड होंगे और रेस्ट ऑफ द 238 स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. वेल फिलहाल राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 250 नहीं है. राइट नाउ वी हैव 245 एज द टोटल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से 233 रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं जो कि स्टेट और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. यूटीज़ में यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी यूटीज़ हैं जो कि रिप्रेजेंट होती हैं. एंड देन द 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट यहाँ पे उन पर्सनस को, उन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है दोज हु हैव एनी स्पेशल नॉलेज और सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट टू इन द मैटर्स ऑफ लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस. इन सब के मैटर्स में जिनको एक कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, स्पेशल नॉलेज है, ऐसे मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है. राज्यसभा में जो एलिमेंट है हमारा डिग्निटी का, जो प्रेस्टीज का जो एलिमेंट है, वो यहाँ पे ऐड किया गया है बाय मेकिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जब राज्यसभा के चेयरमैन को वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन बन जाते हैं तो एक तरह से वो डिग्निटी और प्रेस्टीज अपने आप राज्यसभा को मिल जाती है, because the Vice President of India holds the ex officio chairman of Rajya Sabha and he presides over the sittings of it. राज्य सभा में बाई इलेक्शन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती. 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर सेकेंड ईयर पे रिटायर होते हैं, एंड जो मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं दे सर्व देयर 6 years ऑफ पीरियड. हर एक मेंबर जब इलेक्ट हुआ वो तब से लेकर अपने 6 year पीरियड को कंप्लीट करता है, और इस हिसाब से हर सेकेंड ईयर 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं. नाउ राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है. लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होती है, राज्यसभा में एक इलेक्टोरल कॉलेज है. जो स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू राज्यसभा के अंदर मेंबर्स पहुंचते हैं. वो कैसे? जो हर एक स्टेट और यूटीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको जिन्होंने हमने वोट करके जो मिनिस्टर्स चुने हैं, जो मेंबर्स गए हैं, जो एमएलएज बने हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपनी अपनी स्टेट का एक तरह का इलेक्टोरल कॉलेज बन जाते हैं. एंड देन दे चूज़ कि उनकी स्टेट की तरफ से वो कौन सा मेंबर है जो कि राज्यसभा में जाएगा. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गई. हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हमारे लिए राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं. यूटीज़ के लिए देयर इज़ अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो कि चूज़ करते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो कि यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे इन राज्यसभा. एंड ये सब किया जाता है इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. दिल्ली का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं. पुडुचेरी का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें भी पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आते हैं, एंड देन दे चूज़ कि उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा. तो पहली चीज़ याद रखेंगे कि राज्यसभा के अंदर जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन चलता है दैट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन. इसके बाद आती हैं सम ऑफ द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. देखिए, अब राज्यसभा एज द नेम सजेस्ट ये हमारे एक फेडरल चैम्बर है, एंड इस फेडरल चैम्बर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं. जैसे कि हमारे जो एरियाज़ हैं लेजिस्लेशन के, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो जो यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यहाँ पे जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ आप नहीं डाल सकते कि हाँ जी ये स्टेट का मैटर है, इस पे यूनियन ने लॉ बना दिया, ये यूनियन लिस्ट का मैटर है, इस पे स्टेट ने लॉ बना दिया. नो,
ये बहुत ही एक्सक्लूसिव मैटर्स हैं। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है, यूनियन भी लॉ बना सकता है, बट प्रिवेल किसका करेगा? यूनियन का करेगा। ना अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई ऐसा मैटर है स्टेट लिस्ट के अंदर जिसके ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और ये अगर राज्यसभा को लग रहा है कि दैट दिस शुड बी इन दी नेशंस इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है दैट दे कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इज़ रिटन इन द स्टेट लिस्ट। एंड वो पूरे किसी पार्ट के लिए या फिर होल इंडिया के लिए वो एक स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ये पावर तो राज्यसभा के पास है कि स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर ट्रांसफ़र कर देना यूनियन लिस्ट के पास। लेकिन ऐसा करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए दैट इज़ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा ये एक बड़ी पावर राज्यसभा के पास है। देन राज्यसभा हैज़ अ पावर ऑफ रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि यूनियन और स्टेट के लिए दोनों के लिए ही कॉमन होंगी, तो वो पावर भी राज्यसभा के पास है। It also approves the proclamation in terms of national emergency, failure of any constituent machinery in a state, or in case of financial emergency. Now lastly we talk about the arguments that are in the against the upper house. राज्यसभा की फॉर्मेशन के लिए राज्यसभा के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि राज्यसभा को बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी गई हैं। राज्यसभा में आप मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय दैट हाउस इट इज़ देन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर कॉन्करेंस और रिकमेंडेशन। तो बेसिकली मनी बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद लोकसभा उसे पास करेगा टू राज्यसभा, एंड राज्यसभा अपनी उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे सकता है। तो मनी बिल के रिस्पेक्ट में भी राज्यसभा की जो पावर है वो लिमिटेड हो गई। देन अब राज्यसभा एक तरह से एक नॉमिनेटेड हाउस है। इट एक्ट एज अ चेक ऑन द डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चेक के जैसे एक्ट करता है। बट इसे भी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज करते हैं एंड दे पॉइंट आउट दैट राज्यसभा हैज़ नो बिजनेस इन होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। लोकसभा फुल्ली इक्विप्ड है, लेकिन राज्यसभा लोकसभा को अकाउंटेबल नहीं कर सकती। इट ऑल्सो कम्स इन टर्म्स ऑफ delaying the bills and questioning the government. कहा जाता है कि it oversteps the authority, it questions the will of the people indirectly by questioning their representative. कि लोकसभा में तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि डायरेक्टली लोगों ने चुने हुए हैं, तो अगर आप कोई भी बिल है उसे डिले करते हैं या फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है दैट यू आर क्वेश्चनिंग द विल ऑफ द पीपल इनडायरेक्टली? तो कहीं ना कहीं इट इज़ एन इम्प्लीमेंट टू द डिसीजन मेकिंग एज वेल। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें विच इज़ बेसिकली पॉइंट आउट टू द सुपरफ्लुअस नेचर ऑफ द हाउस, दैट इसके पास पावर कम है इन द मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू लोकसभा, एंड बेसिकली इट इज़ अ कॉस्ट टू एक्सचेकर. For example, it basically acts like a subordinate to Lok Sabha in terms of financial matter, as well as when it comes to dismissing the government or in case of loss of confidence in the house. ये कोई भी deliberative role play नहीं करती, and it is redundant as same it is done in the lower house. So इसलिए बहुत सारे experts ये भी कहते हैं कि राज्यसभा is basically waste of resources. It's a cost to the exchequer. But then we have many arguments in the favor of upper house as well. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को एक कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनाया है. इट बेसिकली गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस अ मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108. अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, देन देर इज़ दिस प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग एज वेल. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल्स हैं वो अगर उनके ऊपर जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी कॉल्ड टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट. सो दिस बेसिकली मीन्स दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने राज्यसभा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डिंग की एक पावर दी गई है ताकि लोकसभा कोई भी हेस्टी अमेंडमेंट्स
ना कर सके। तो इट इज़ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो वी हैव सम एमिनेंट पर्सन लाइक गोपाला स्वामी अज्ञानकर, जो कि अपर हाउस के फॉर्मेशन के सपोर्ट में रहे हैं। देर आर अनदर हाउसेज डेलिब्रेट द बिल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो इससे डेलिब्रेशन प्रमोट होता है। राज्यसभा की बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन करेक्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस आए हैं, कोई आर्टिकुलेशन आया है व्यूज़ को लेकर, कोई भी नेशनल इम्पोर्टेंस में उसे करेक्ट करने के लिए जो बड़ा रोल है वो राज्यसभा यहाँ पे प्ले करती है। तो राज्यसभा, बेशक राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन में पावर थोड़ी कम है, बट इट इज़ अ चेक ऑन द लोकसभा, ताकि लोकसभा कोई भी हेस्टी डिसीजन मेकिंग ना कर सके। लोकसभा बाय नेचर इज द हाउस ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी का हाउस है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देयर कुड बी अनइंटरप्टेड पैसेज ऑफ द बिल इन द लोकसभा। और राज्यसभा की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरीड है, यहाँ पे आपको मेजॉरिटेरियनिज्म की जो वॉइसेस हैं वो सोबर अप मिलती हैं, सो दे कैन एस्केप द वॉइसेस ऑफ द लोअर हाउसेज एज वेल। तो लोअर हाउस कैसा डिसीजन ले रहा है ये उसके ऊपर भी एक ओवरसाइट रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ राज्यसभा इज दैट इज इट टेक्स टाइम and it basically lets any heated matter to settle down. Now बहुत सारे मैटर्स ऐसे आते हैं जो कि पब्लिक फैंसी कैच कर लेते हैं, देर आर मैटर्स ऑफ मीडिया फैंसी एज वेल। तो कोई भी लेजिस्लेशन इसका प्रोन हो सकता है, इट कैन गो बाय द स्वेड इमोशंस एज वेल। देयरफॉर समटाइम इट इज़ बेनिफिशियल टू लेट द इशू कूल डाउन, और उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं जो डिस्कशंस करनी है वो की जा सके, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो लेजिस्लेशन में अपहेल्ड रह सके। देन अनदर आर्ग्यूमेंट विच फेवर्स राज्यसभा इज दैट राज्यसभा बेसिकली फोकसेस ऑन लार्जर इश्यूज रिलेटेड टू इंडिया। वो नेशनल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है इंस्टेड ऑफ सम ऑफ द हॉट टॉपिक्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। एक तो ये कि ये एक परमानेंट हाउस है, तो ये नेशनल इश्यूज की बात करता है rather than hot topics. Now, there is Rajya Sabha members, they do not have to worry about general elections in the country. जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका तो फिक्स टेन्योर है 6 years का, तो वहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं दे आर मच मोर रिचर। एक और बेनिफिट जो राज्यसभा को मिला हुआ है दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द हाउस। जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, दे नॉमिनेट देम फ्रॉम द एमिनेंट्स ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ। सो देयरफॉर राज्यसभा के अंदर जो स्पेशल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ये ज़्यादा है। तो बेसिकली इट एड्स ऑन टू द क्वालिटी ऑफ डिबेट इन द हाउस, जिससे कि अपर हाउस को एक लस्टर मिलता है। देन राज्यसभा इज ऑल्सो स्मॉलर हाउस एज कम्पेयर टू लोकसभा, तो विद लेस देन हाफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो इससे क्या होता है कि जो एलोकेशन की जाती है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू द मेंबर्स ऑफ स्मॉलर पार्टीज़, तो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख पाते हैं। एंड इससे ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन अप होती है, क्योंकि इससे जो माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वॉइस भी उभर के सामने आ पाती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये दैट राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वेयर एज लोकसभा कैन बी डिज़ोल्व बाय ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन वहाँ पे हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, इवन कैबिनेट बाय रिकमेंडिंग द सेम टू द प्रेसिडेंट, ऐसे केस में लोकसभा डिज़ोल्व हो सकती है। और जैसे ही लोकसभा डिज़ोल्व होगी तो कोई भी पेंडिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो लैप्स हो जाता है। Therefore, government wants to introduce a bill with the intention of getting it passed beyond the term of लोक सभा, कि अगर एक बार लोकसभा डिज़ोल्व हो गई तो बिल वहीं ख़त्म हो जाते हैं। बट सच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है। तो लास्टली हम यही कह सकते हैं कि राज्यसभा का हमारी पार्लियामेंट में एक कंस्ट्रक्टिव रोल है व्हेन इट कम्स टू deliberations. Apart from hosting various important personalities, including our prime ministers and finance ministers several times, Rajya Sabha has played an impressive role in holding the government accountable for its promises.
It is desired in terms of increasing productivity of the house and also to ensure that members attend the house to contribute the deliberation rather than just hijacking the functioning of the house with the repeated disruptions. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्पेन के एक न्यू बिल से रिलेटेड है. तो स्पेन में एक ड्राफ्ट लॉ निकाला गया है विच बेसिकली सेज दैट ओनली येस इज येस. It basically says that consent is an explicit expression of person's will. जब consent दे दिया गया, whereas silence or passivity does not count as consent. Therefore, we are saying only yes is a yes. Silence या passivity consent के जैसे count नहीं होती. So the comprehensive guarantee of sexual freedom bill, जिसे ओनली येस इज़ येस बिल कहा जा रहा है, इसका फुल नेम है कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम बिल. इसमें ये जो विक्टिम्स हैं उनको फ्री किया गया है दैट दे हैव टू प्रूव दैट वायलेंस और इंटीमेशन वाज यूज्ड अगेंस्ट देम. यहाँ पे स्पेन का एक ला मनारा रेप केस कंसिडर किया गया है एज अ प्राइमरी रीज़न एंड दैट इज़ सेड कि इसकी वजह से ये कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी फॉर सेक्सुअल फ्रीडम बिल आया है, ओनली येस इज़ येस बिल आया है. तो इस ड्राफ्ट लॉ में जो लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल एब्यूज़, उसके बीच में जो एलिमिनेशन कर दी है, क्लैरिटी कर दी है. इट क्लैरिफाइज ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर्स दैट वायलेट सेक्सुअल फ्रीडम विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन एज सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्सुअल वायलेंस की अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग्स फीमेल्स जेनिटल म्यूटिलेशन और फोर्स्ड मैरिज और हरासमेंट विद सेक्सुअल कॉनोटेशंस. ये जो चीज़ें हैं इसे सेक्सुअल वायलेंस कहा जाता है. और ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट असिस्टेंस फॉर विक्टिम. तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ केयर है या फिर जो गाइडेंस है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को मिलना चाहिए, उसे डिटेल आउट करती है. कैसी लीगल असिस्टेंस होनी चाहिए, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल केयर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक और अदर कंडीशंस कैसी होनी चाहिए. देन देयर आर ऑल्सो 24-hour क्राइसिस सेंटर जो कि सेटअप किए जाएंगे टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस इन द क्राइसिस सिचुएशन फॉर विक्टिम एंड देयर फैमिलीज़. माइनर्स की अगर हम बात करें, सो दोज माइनर्स हु कमिट सेक्सुअल क्राइम्स दे विल हैव टू अंडरगो सेक्स एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग. दिस पेनल्टी एज वेल. अगर कोई भी इंटीमेट फोटोज़ को शेयर करता है, रीशेयर करता है विदाउट कंसेंट, दिस वुड बी पनिशेबल. एंड नॉन कंसेंशुअल सेक्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एग्रेशन और perpetrators can be subject to imprisonment for up to 15 years. Now यहाँ पे नॉन कंसेंशुअल सेक्स को लेकर बाकी कंट्रीज़ में क्या लॉ है ये भी समझना होगा. सो इसे लेकर एक रिपोर्ट आई है बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 9 countries around the world they have defined the consensual sex in their laws and they consider that sex without consent is rape. And ये जो 9 countries हैं, this includes UK, Ireland, Belgium, Cyprus, Luxembourg, Iceland, Germany, Sweden, Switzerland. These are 9 countries जिन्होंने अपने laws में consensual sex को define किया है और sex without consent को rape declare किया है. Often than this, there are 3 other countries जिन्होंने अपने laws को amend किया है and they have also defined the non-consensual sex as rape. यहाँ पे ऑस्ट्रिया, मॉन्टेनीग्रो एंड पोर्तुगल, ये वो 3 कंट्रीज़ हैं. ना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया में मैरिटल रेप का जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे एंड यहाँ पे आज हम नॉन कंसेंशुअल सेक्स की बात कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग सेक्शुअल वायलेंस. सेक्शुअल वायलेंस को लेकर इंटरनेशनल गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इस्तांबुल कन्वेंशन. अकॉर्डिंग टू इस्तांबुल कन्वेंशन, जो नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्ट्स हैं दे आर डिफाइंड एज रेप अंडर द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट women एंड डोमेस्टिक वायलेंस.
यहाँ पे क्लियरली इस्तांबुल कन्वेंशन जो है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की प्रिवेंशन या कॉम्बैटिंग की बात की जाती है, अकॉर्डिंग टू इट एज वेल, नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्ट इज़ अ रेप। देयर इज़ 36 आर्टिकल ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि अपने सिग्नेटरीज को अर्ज करता है दैट दे शुड क्रिमिनलाइज द नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास CEDAW भी आता है, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये 1979 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इट्स अ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। ये ऐसा एक कन्वेंशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स ट्रीटी आती है। इट बेसिकली अफर्म्स द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन and it targets those culture and tradition that are influential and they forces the shaping gender roles or the family relations. And India इस convention का हिस्सा है। India has signed this convention on the elimination of all forms of discrimination against women. India signed it on July 29th 1980 and इसे ratify किया गया था in 1993। कुछ reservations रखी गई थी। हाउएवर इंडिया ने अभी तक पूरी तरह से ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है कन्वेंशनल ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया ने CEDAW तो साइन किया है, बट यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस्तांबुल कन्वेंशन इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल स्पेन का ओनली येस इज़ येस बिल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया गया था एंड दिस वाज आल्सो कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट सेबीज कंसर्न अराउंड क्रिप्टो एसेट। तो रिसेंटली सेबी ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इसे ये रिपोर्ट किया दैट द रेगुलेशंस ऑन द क्रिप्टो एसेट्स वुड बी डिफ़िकल्ट गिवन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सस्टेन देम। जो रेगुलेशंस लगाई जाएंगी क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, उनको मैनेज करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उनको सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है। तो क्रिप्टो एसेट्स तो प्योरली डिजिटल एसेट्स होते हैं दैट यूज़ पब्लिक लेजर्स ओवर द इंटरनेट टू प्रूव देयर ओनरशिप। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है, पीयर टू पीयर नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लॉकचेन, जिसके थ्रू आप बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इट इनकम्पासेस द क्रिप्टो करेंसीज, जो भी नॉन करेंसी टोकन्स हैं जैसे कि यूटिलिटी टोकन, नॉन फंजिबल टोकन्स, उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। क्रिप्टो एसेट्स जनरली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल बैंक और सेंट्रल अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। फंक्शंस अगर हम देखें so they may be used as a medium to exchange or a way to the store value or for the other business purposes as well. Now यहाँ पे सेबी का कंसर्न क्या है? सबसे पहले तो ये है कि सेबी ने ये एलैबोरेट किया है दैट देयर इज़ पॉसिबल नीड फॉर डिफरेंट रेगुलेटर्स। जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं क्रिप्टो एसेट मार्केट के, उसको डील करने के लिए हमें डिफरेंट रेगुलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल्सो सेबी ने ये भी सजेस्ट किया है कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसे रिवोक करना चाहिए टू मेक श्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दे आर सेफ गार्डेड। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है एज सिक्योरिटी टू विच इज़ करंटली नॉट। प्लस सेबी ने ये भी कहा है कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं they are not part of the definition of what constitutes as security under Securities Contracts Act 1956. Also, it has proposed that the celebrity should not be allowed to endorse the cryptocurrencies. It was also mentioned in that report that they must be held responsible for making any endorsement of crypto products. एंड इस पूरे इशू को लेकर आरबीआई ने इस कमेटी को ये कहा है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं
ऑल ऑफ देम आर डॉलर डोमिनेटेड, ये डॉलर्स के बेसिस पे डोमिनेटेड होती हैं एंड दे इशूड बाय द फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज़। तो इसकी वजह से जो डॉलराइजेशन है वो हो सकती है ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड दिस वुड बी द अगेंस्ट आवर कंट्री सॉवरेन इंटरेस्ट ऑल्सो। ये जो डॉलराइजेशन टर्म यूज़ की जाती है इसका मतलब ये कि कंट्री ऑफिशियली जो दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसे अडॉप्ट कर रहा है फॉर ऑल काइंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट द परहैप्स द नीड फॉर द कॉइन्स, that is called as dollarization. So what is the stand of the government on this? See, there was a bill that was sought to be introduced last year which basically signaled that government's intention is to ban cryptocurrencies outrightly, but the idea that administration does not consider cryptocurrencies desirable started as a statement in the budget, और एक इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट में भी रिकमेंड किया गया था दैट देयर शुड बी द आउटराइट बैन ऑन दिस। क्रिप्टो करेंसीज को प्रॉब्लमेटिक कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे कैन ईजिली इवेड द ऑफिशियल स्क्रूटनी एंड दे कैन बाईपास एंड वीकन द मॉनिटरी सिस्टम, और इससे इलीगल ट्रेड जो है वो भी प्रमोट हो सकता है। ऑल्सो RBI ने जो बैंक्स हैं उनको ये भी कहा था दैट दे नीड टू सॉर्ट बार from dealing in such kind of cryptocurrencies, but altered to Supreme Court struck it down as well. Earlier this year, Finance Minister Nirmala Sitharaman, they imposed a tax on the first time crypto assets. ये एक लेजिस्लेटिव क्लैरिटी इसे लेकर अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो लास्ट बजट स्पीच थी उसके अंदर क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाए गए थे। प्लस देयर इज अ सिन्हा लेड कमिटी एज वेल that has had been in the recent months have been holding extensive conversations with the financial regulators who report to the parliament. So this was all about this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.